हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं मशहूर अफसाना निगार सआदत हसन मंटो के बारे में, और साथ ही साथ में हम लोग रीड करेंगे उनके अफसाना नया कानून को भी। ये सेशन, ये क्लास उर्दू के किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको मैं हाईलाइट करूंगा, यानी वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। सआदत हसन मंटो, आपकी पैदाइश हुई है, विलादत है 1912 ईस्वी और सने वफात है 1955 ईस्वी। ये दोनों चीजें किसी भी एग्जाम का पार्ट बन सकती हैं। मंटो जिला लुधियाना पंजाब में पैदा हुए, ये चीज भी आपको याद रखनी है। उनके खानदान का ताल्लुक कश्मीर से था। मंटो की इब्तिदाई तालीम अमृतसर में हुई। आला तालीम के लिए अलीगढ़ आए। इसी दौरान तालीम मुनक़ते करके मुलाजिमत कर ली। मंटो इब्तिदा में रूसी अदब से मुतासिर हुए और कई रूसी कहानियों का उर्दू में तर्जुमा भी किया। तरक्की पसंद तहरीक के आगाज में वो इस तहरीक से मुतासिर हुए, लेकिन आगे चलकर वो इससे किनारा कश हो गए। इब्तिदा में अखबार मसावात अमृतसर से वाबस्ता रहे, फिर हफ्त रोज़ा मुसव्विर बम्बई में मुदीर की हैसियत से काम किया। तो इन दोनों अखबारात के नाम भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि इनसे आप जुड़े हुए थे। ऑल इंडिया रेडियो से भी मुंसलिक रहे। कुछ अरसा फिल्मी दुनिया से भी वाबस्ता रहे। कई फिल्मों के लिए कहानियों के साथ मुकालमे और स्क्रीन प्ले भी लिखे। मुल्क की आज़ादी के बाद 1948 में वह मुस्तकिल तौर पर लाहौर चले गए, यानी लाहौर में आपका इंतकाल भी हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सने विलादत, सने वफात, ये चीजें आपको याद रखनी है। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। तमाशा मंटो का पहला अफसाना था, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि मंटो का पहला अफसाना कौन सा है, तो वो है तमाशा, जो उन्होंने जलियांवाला बाग के सानहे से मुतासिर होकर लिखा। ये चीज भी आपको याद रखनी है, किससे, किसके बारे में ये अफसाना है। मंटो ने अफसाना निगारी में मौजू और हयात के कई ऐसे तजर्बे किए जो उनसे पहले अफसाना निगारों के यहाँ नहीं नजर आती। मंटो के अफसानों की सबसे बड़ी खूबी हकीकत निगारी है। नया कानून, तोबा टेक सिंह के अलावा सियाह हाशिए के मुख्तसर अफसाने इस बात का सबूत है कि मंटो ने सियासी मसाइल और मौजुआत पर भी कलम उठाया। देखिए, ये इंपॉर्टेंट अफसाने हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अफसानों के अलावा मंटो ने ड्रामे, खाके अदबी और फिकाहिया मज़ामीन तहरीर किए और एक नॉवेल बिला उन्वान भी आपका शाये हुआ। इसे भी आपको याद रखने हैं। आपने खाके लिखे तो गंजे फरिश्ते आपको याद रखना होगा, जो कि खाकों का मजमुआ है। गंजे फरिश्ते आप अलग से नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौगद, सियाह हाशिए, शिकारी औरतें, फंदने सरकंडों के पीछे, यजीद, ठंडा गोश्त, सड़क के किनारे, धुआं, लज्जत संग, खाली बोतलें, खाली डिब्बे, नमरूद की खुदाई वगैरह उनके अफसानों के काबिल जिक्र मजमूए हैं। अब देखिए, याद क्या क्या रखना है। मंटो की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, 1912, 1955। किन अखबार से आपका ताल्लुक रहा है, वाबस्ता रहे, मसावात और मुसव्विर। मंटो का पहला अफसाना कौन सा है, तो आपको याद रखना होगा तमाशा। मंटो की दीगर अफसानों की बात की जाए तो नया कानून है, तोबा टेक सिंह, सियाह हाशिए। मंटो का एक नॉवेल है, उसका उन्वान क्या है, बिला उन्वान। खाकों का एक मजमुआ बहुत अहम है, वो है गंजे फरिश्ते। तो ये चीजें आपको जरूर जहन में रखनी होगी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, नया कानून जो अफसाना, इसको हम लोग रीड करेंगे, पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से आपको सुनना होगा। मंगू कोचवान अपने अड्डे में बहुत अक्लमंद समझा जाता था, यानी एक कैरेक्टर इसका है मंगू कोचवान। तो मंगू कोचवान मंटो के किस अफसाने में है, तो नया कानून याद रखना है। गो उसकी तालीमी हैसियत सिफर के बराबर थी और उसने कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था।
लेकिन उसके बावजूद उसे दुनिया भर की चीजों का इल्म था। अड्डे की वो तमाम कोचवान जिनको ये जानने की ख्वाहिश होती कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, उस्ताद मंगू की वसी मालूमात से अच्छी तरह वाकिफ थी। पिछले दिनों जब उस्ताद मंगू ने अपनी एक सवारी से स्पेन में जंग छिड़ जाने की अफवाह सुनी तो उसने गामा चौधरी के चौड़े कांधे पर थपकी देकर मुदब्बिराना अंदाज में पेशन गोई की थी, देख लेना चौधरी, थोड़े ही दिनों में स्पेन में जंग छिड़ जाएगी। और जब गामा चौधरी ने इससे ये पूछा कि स्पेन कहाँ वाक़ है तो उस्ताद मंगू ने बड़ी मतानत से जवाब दिया, विलायत में और कहाँ, स्पेन में जंग छिड़ी। और जब हर शख्स को उसका पता चल गया तो स्टेशन के अड्डे में जितने कोचवान हल्का बनाए हुए हुक्का पी रहे थे, दिल ही दिल में उस्ताद मंगू की बड़ाई का एतराफ़ कर रहे थे। और उस्ताद मंगू उस वक्त माल रोड की चमकीली सतह पर तांगा चलाते हुए अपनी सवारी से ताज़ा हिंदू मुस्लिम फसाद पर तबादले ख्याल कर रहा था। उस्ताद मंगू को अंग्रेजों से बड़ी नफरत थी और उसका सबब तो वो ये बतलाया करता था कि वो उसके हिंदुस्तान पर अपना सिक्का चलाते हैं और तरह तरह के जुल्म ढाते हैं, मगर उसके तनफुर की सबसे बड़ी वजह यह थी कि छावनी के गोरे उसे बहुत सताया करते थे। वो उसके साथ ऐसा सलूक करते गोया वो एक जलील कुत्ता है। उसके अलावा उसे उनका रंग भी बिल्कुल पसंद न था। जब कभी वो गोरे के सुर्ख और सफेद चेहरे को देखता तो उसे मतली सी आ जाती। नामालूम क्यों वो कहा करता था कि उनके लाल झुर्रियों भरे चेहरों को देखकर मुझे वो लाश याद आ जाती है जिसके जिस्म पर से ऊपर की झिल्ली गल गल कर झड़ रही हो। जब किसी शराबी गोरे से उसका झगड़ा हो जाता तो सारा दिन उसकी तबीयत मुकद्दर रहती और वो शाम को अड्डे में आकर हल मार की सिगरेट पीता या हुक्के के कश लगाते हुए उस गोरे को जी भरकर सुनाया करता। ये मोटी गाली देने के बाद वो अपने सर को ढीली पगड़ी समेत झटका देकर कहता, आग लेने आए थे, अब घर के मालिक ही बन गए, नाक में दम कर रखा है इन बंदरों की औलाद ने। यूं रोब गाड़ते हैं गोया हम उनके बाबा के नौकर हैं। इस पर भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं होता जब तक उसका कोई साथी उसके पास बैठा रहता। वो अपने सीने की आग उगलता रहता। शक्ल देखते हो न तुम उसकी जैसे कोल्ड हो रहा है, बिल्कुल मुर्दार, एक धप्पे की मार और गिट यूं बक रहा था जैसे मार ही डालेगा। तेरी जान की कसम पहल जी में आई कि मलाउन की खोपड़ी के पुर्जे उड़ा दूं, लेकिन इस ख्याल से टल गया कि इस मरदूद को मारना अपनी हतक है। ये कहते कहते थोड़ी देर के लिए वो खामोश जाता और नाक को खाकी कमीज की आस्तीन से साफ करने के बाद फिर बुड़बुड़ाने लग जाता। कसम है भगवान की, लाट साहबों के नाज उठाते उठाते तंग आ गया हूं। जब कभी इनका मनहूस चेहरा देखता हूं रगों में खून खौलने लग जाता है। कोई नया कानून वानून बने तो इन लोगों से निजात मिले, तेरी कसम जान में जान आ जाए। और जब एक रोज उस्ताद मंगू ने कचहरी से अपने तागे पर 2 सवारियां लादी और उनकी गुफ्तगू से उसको पता चला कि हिंदुस्तान में जदीद आइन नाफिज होने वाला है तो उसकी खुशी की कोई इंतहा ना रही। वो मारवाड़ी जो कचहरी में अपनी दीवानी मुकदमे के सिलसिले में आए थे, घर जाते हुए जदीद आइन यानी इंडिया एक्ट के बारे में आपस में बातचीत कर रहे थे। सुना है 1 अप्रैल से हिंदुस्तान में नया कानून चलेगा, क्या हर चीज बदल जाएगी? हर चीज तो नहीं बदलेगी, मगर कहते हैं कि बहुत कुछ बदल जाएगा और हिंदुस्तानियों को आजादी मिल जाएगी। क्या ब्याज के मुतालिक भी कोई नया कानून पास होगा? इन मारवाड़ियों की बातचीत उस्ताद मंगू के दिल में नाकाबिले बयां खुशी पैदा कर रही थी। वो अपने घोड़े को हमेशा गालियां दिया करता, चाबुक से बुरी तरह पीटा करता था, मगर इस रोज वह बार बार पीछे मुड़कर मारवाड़ियों की तरफ देखता और अपनी बड़ी हुई मूछों के बाल एक उंगली से बड़ी सफाई के साथ ऊंचे करके घोड़े की पीठ पर बांगे ढकेलते हुए बड़े प्यार से कहता, चल बेटा जरा हवा से बातें करके दिखा दे। मारवाड़ियों को उनके ठिकाने पहुंचाकर उसने अनारकली में दीनू हलवाई की दुकान पर आज से दही की लस्सी पीकर एक बड़ी डकार ली और मोछों को मुंह में दबाकर उनको चूसते हुए ऐसे बुलंद आवाज में कहा, हद तेरी ऐसी की तैसी। शाम को जब वो अड्डे को लौटा तो खिलाफे मामूल उसे वहां अपनी जान पहचान का कोई आदमी ना मिल सका। ये देखकर उसके सीने में एक अजीब और गरीब तूफान बर्पा हो गया। आज वो एक बड़ी खबर अपने दोस्तों को सुनाने वाला था, बहुत बड़ी खबर, और उस खबर को अपने अंदर से बाहर निकालने के लिए वो सख्त बेचैन था, लेकिन वहां को कोई था ही नहीं। आध घंटे तक वो चाबुक बगल में दबाए स्टेशन के अड्डे की आहिनी छत के नीचे बेदिली की हालत में टहलता रहा।
اس کے دماغ میں بڑے اچھے اچھے خیالات آ رہے تھے۔ نئے قانون کے نفاذ کی خبر نے اس کو ایک نئی دنیا میں لا کھڑا کر دیا تھا۔ وہ اس نئے قانون کے متعلق جو 1 اپریل کو ہندوستان میں نافذ ہونے والا تھا اپنے دماغ کی تمام بتیاں روشن کر کے غور و فکر کر رہا تھا۔ اس کے کانوں میں مارواڑی کا یہ اندیشہ کہ بیاج کے متعلق بھی کوئی نیا قانون پاس ہوگا بار بار گونج رہا تھا اور اس کے تمام جسم میں مسرت کی ایک لہر دوڑا رہا تھا۔ وہ بے حد مسرور تھا، خاص کر اس وقت اس کے دل کو بہت ٹھنڈک پہنچی جب وہ خیال کرتا گورو سفید چوہوں وہ ان کو اسی نام سے یاد کرتا تھا کہ تھتنیاں نئے قانون کے آتے ہی بلوں میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائیں گی۔ جب نتھو گنجا پگڑی بغل میں دبائے اڈے میں داخل ہوا تو استاد منگو بڑھ کر اس سے ملا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بلند آواز سے کہنے لگا، لا ہاتھ ادھر، ایسی خبر سناؤں کہ جی خوش ہو جائے، تیری اس گنجی کھوپڑی پر بال اگ جائیں۔ اور یہ کہہ کر منگو نے بڑے مزے لے کر نئے قانون کے متعلق اپنے دوست سے باتیں شروع کر دی۔ دوران گفتگو میں اس نے کئی مرتبہ نتھو گنجے کے ہاتھ پر زور سے اپنا ہاتھ مارا۔ تو دیکھتا رہے کیا بنتا ہے، یہ روس والا بادشاہ کچھ نہ کچھ ضرور کر کے رہے گا۔ استاد منگو موجودہ سوویت نظام کی اشتراکی سرگرمیوں کے متعلق بہت کچھ سن چکا تھا اور اسے وہاں کے نئے قانون اور دوسری نئی چیزیں بہت پسند تھی، اس لیے اس نے روس والے بادشاہ کو انڈیا ایکٹ یعنی جدید آئین کے ساتھ ملا دیا اور 1 اپریل کو پرانے نظام میں جو نئی تبدیلیاں پیدا ہونے والی تھی وہ انہیں روس والے بادشاہ کے اثر کا نتیجہ سمجھتا تھا۔ کچھ عرصہ سے پشاور اور دیگر شہروں میں سرخ پوشوں کی تحریک جاری تھی۔ استاد منگو نے اس تحریک کو اپنے دماغ میں روس والے بادشاہ اور پھر نئے قانون کے ساتھ خلط ملط کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ جب کبھی کسی سے سنتا کہ فلاں شہر میں اتنے بم ساز پکڑے گئے یا فلاں جگہ اتنے آدمیوں پر بغاوت کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا تو ان تمام واقعات کو نئے قانون کا پیش خیمہ سمجھتا اور دل میں بہت خوش ہوتا۔ ایک روز کے تانگے میں 2 بیرسٹر بیٹھے نئے آئین پر بڑے زور سے تنقید کر رہے تھے۔ وہ خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ان میں سے ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا، جدید آئین کا دوسرا حصہ فیڈریشن ہے جو میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آیا۔ ایسی فیڈریشن دنیا کی تاریخ میں آج تک نہ سنی نہ دیکھی گئی۔ سیاسی نظریے کے اعتبار سے بھی یہ فیڈریشن بالکل غلط ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ کوئی فیڈریشن ہے ہی نہیں۔ ان بیرسٹروں کے درمیان جو گفتگو ہوئی چونکہ اس میں بیشتر الفاظ انگریزی کے تھے، اس سے استاد منگو صرف اوپر کے جملے ہی کو کسی قدر سمجھا اور اس نے خیال کیا یہ لوگ ہندوستان میں نئے قانون کی آمد کو برا سمجھتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ ان کا وطن آزاد ہو۔ چنانچہ اس خیال کے زیر اثر اس نے کئی مرتبہ ان 2 بیرسٹروں کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھ کر دل میں کہا، ٹوڈی بچے۔ جب کبھی وہ کسی کو ادبی زبان میں ٹوڈی بچے کہتا تو دل میں یہ محسوس کر کے بڑا خوش ہوتا کہ اس نے اس نام کو صحیح جگہ استعمال کیا اور یہ کہ وہ شریف آدمی اور ٹوڈی بچے میں تمیز کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اس واقعے کے تیسرے روز گورنمنٹ کالج کے 3 طلباء کو اپنے تانگے میں بٹھا کر موزنگ جا رہا تھا کہ اس نے ان 3 لڑکوں کو آپس میں یہ بات کرتے سنا، نئے آئین نے میری امیدیں اور بڑھا دی۔ اگر صاحب اسمبلی کے ممبر ہو گئے تو کسی سرکاری دفتر میں ملازمت ضرور مل جائے گی، ویسے بھی بہت سی جگہیں نکلیں گی، شاید اسی گڑبڑ میں ہمارے ہاتھ بھی کچھ آ جائے۔ ہاں کیوں نہیں، وہ بیکار گریجویٹ جو مارے پھر رہے ہیں ان میں کچھ تو کمی ہوگی۔ اس گفتگو نے استاد منگو کے دل میں جدید آئین کی اہمیت اور بھی بڑھا دی اور وہ اس کو ایسی چیز سمجھنے لگا جو بہت چمکتی ہو، نیا قانون، اور وہ دن میں کئی بار سوچتا یعنی کوئی نئی چیز، اور ہر بار اس کی نظروں کے سامنے اپنے گھوڑے کا وہ نیا ساز آ جاتا جو اس نے 2 برس ہوئی چودھری خدا بخش سے بڑی اچھی طرح ٹھونک بجا کر خریدا تھا۔ اس ساز پر جب وہ نیا تھا جگہ جگہ لوہے کی نکل چڑھی ہوئی کیلیں چمکتی تھیں اور جہاں جہاں پیتل کا کام تھا وہ تو سونے کی طرح دمکتا تھا۔ اس لحاظ سے بھی نئے قانون کا درخشاں و تابع ہونا ضروری تھا۔ 1 اپریل تک استاد منگو نے جدید آئین کے خلاف اور اس کے حق میں بہت کچھ سنا، مگر اس کے متعلق جو تصور وہ اپنے ذہن میں قائم کر چکا تھا بدل نہ سکا۔ وہ سمجھتا تھا کہ 1 اپریل کو نئے قانون کے آتے ہی سب معاملہ صاف ہو جائے گا اور اس کو یقین تھا کہ اس کی آمد پر جو چیزیں نظر آئیں گی ان سے اس کی آنکھوں کو ضرور ٹھنڈک پہنچے گی۔ آخرکار مارچ کے 31 دن ختم ہو گئے اور اپریل کے شروع ہونے میں رات کے چند خاموش گھنٹے باقی رہ گئے۔ موسم خلاف معمول سرد تھا اور ہوا میں تازگی تھی۔ 1 اپریل کو صبح سویرے استاد منگو اٹھا اور سبل میں جا کر تانگے میں گھوڑے کو جوتا اور باہر نکل گیا۔ اس کی طبیعت آج غیر معمولی طور پر مسرور تھی، وہ نئے قانون کو دیکھنے والا تھا۔ اس نے صبح کے سرد دھندلکے میں کئی تنگ اور کھلے بازاروں کو چکر لگایا مگر اس سے ہر چیز پرانی نظر آئی۔
आसमान की तरह पुरानी। उसकी निगाहें आज खास तौर पर नया रंग देखना चाहती थी, मगर सिवाय उस कलगी के जो रंग बिरंगों के परों से बनी हुई थी और उसके घोड़े के सर पर जमी हुई थी, और सब चीजें पुरानी नजर आती थी। ये नई कलगी उसने नए कानून की खुशी में 31 मार्च को चौधरी खुदाबख्श से 14:30 आने में खरीदी थी। घोड़े की टापों की आवाज, काली सड़क और उसके आसपास थोड़ा थोड़ा फासला छोड़कर लगाए हुए बिजली के खंभे, दुकान के बोर्ड, उसके घोड़े के गले में पड़े हुए घुंघरू की झंझनाहट, बाजार में चलते फिरते आदमी, इनमें से कोई कौन सी चीज नहीं थी? जाहिर है कोई भी नहीं, लेकिन उस्ताद मंगू मायूस नहीं था। अभी बहुत सवेरा, दुकानें भी तो सबकी सब बंद है। इस ख्याल से उसे तस्कीन थी। उसके अलावा वो ये भी सोचता था, हाईकोर्ट में 9 बजे के बाद ही काम शुरू होता है। अब उससे पहले नए कानून क्या नजर आएगा? जब उसका तांगा गवर्नमेंट कॉलेज के दरवाजे पर पहुंचा तो कॉलेज की घड़ियाल ने बड़ी रौनक से 9 बजाए। जो तलबा कॉलेज के बाहर दरवाजे से बाहर निकल लेते खुशपोश थे, मगर उस्ताद मंगू को न जाने उनके कपड़े मैले मैले से क्यों नजर आए। शायद उसकी वजह यह थी कि उसकी निगाहें आज किसी खीराकुन जलवे का नजारा करने वाली थी। तागे को दाएं मोड़कर वो थोड़ी देर के बाद फिर अनारकली में था। बाजार की आधी दुकानें खुल चुकी थी और लोगों की आमदो रफ्त भी बढ़ गई थी। हलवाई की दुकानों पर ग्राहकों की खूब भीड़ थी। मनहारी वालों की नुमाइशी चीजें शीशे की अलमारियों में लोगों को दावतें नजारा दे रही थी, और बिजली के तारों पर कई कबूतर आपस में लड़ झगड़ रहे थे। मगर उस्ताद मंगू के लिए इन तमाम चीजों में कोई दिलचस्पी न थी। वो नए कानून को देखना चाहता था, ठीक उसी तरह जिस तरह अपने घोड़े को देख रहा था। उस्ताद मंगू तबान बहुत जल्दबाज वाकई हुआ था। वो हर सबब की अमली तश्कील देखने का न सिर्फ ख्वाहिशमंद था बल्कि मुतजस्सिस था। उसकी बीवी गंगावती, मंगू की बीवी का नाम क्या है? गंगावती, उसकी इस किस्म की बेकरारियों को देखकर आमतौर पर यह कहा करती, अभी कुआं खोदा नहीं गया और तुम प्यास से बेहाल हो रहे हो। कुछ भी हो, मगर उस्ताद मंगू नए कानून के इंतजार में इतना बेकरार नहीं था जितना कि उसे अपनी तबीयत के लिहाज से होना चाहिए था। वो आज नए कानून को देखने के लिए घर से निकला, ठीक उसी तरह जैसे गांधी या जवाहरलाल के जुलूस का नजारा करने के लिए निकलता था। लीडरों की अजमत का अंदाजा उस्ताद मंगू हमेशा उनके जुलूस के हंगामों और उनके गले में डाले हुए फूलों की हारों से किया करता था। अगर कोई लीडर गेंदे के फूलों से लदा हो तो उस्ताद मंगू के नजदीक वो बड़ा आदमी है, और अगर किसी लीडर के जुलूस में भीड़ के बायस 2-3 फसाद होते रह जाए तो उसकी निगाहों में वो और भी बड़ा होता। अपने कानून को अपने जहन के इसी तराजू में तौलना चाहता था। अनारकली से निकलकर रुमाल रोड की चमकीली सतह पर अपने तांगे को आहिस्ता आहिस्ता चला रहा था कि मोटरों की दुकान के पास उसे छावनी की एक सवारी मिल गई। किराया तय करने के बाद उसने अपने घोड़े को चाबुक दिखाया और दिल में ख्याल किया, चलो ये भी अच्छा हुआ, शायद छावनी से नए कानून का कुछ पता चल जाए। छावनी पहुंचकर उस्ताद मंगू ने सवारी को उसकी मंजिल मकसूद पर उतार दिया और जेब से सिगरेट निकालकर बाएं हाथ की आखिरी 2 उंगलियों में दबाकर सुलगाया और अगली नशिश के गद्दे पर बैठ गया। जब उस्ताद मंगू को किसी सवारी की तलाश नहीं होती थी या उसे किसी बीते वाक़े पर गौर करना होता था तो वो आमतौर पर अगली नशिश छोड़कर पिछली नशिश पर बड़े इत्मीनान से बैठकर अपने घोड़े की बागें दाएं हाथ के गिर्द लपेट लिया करता। ऐसे मौकों पर उसका घोड़ा थोड़ा सा हिननाने के बाद बड़े धीमी चाल चलना शुरू कर देता, गोया उसे कुछ देर के लिए भाग दौड़ से छुट्टी मिल गई है। घोड़े की चाल और उस्ताद मंगू के दिमाग में ख्यालात की आमद बहुत सुस्त थी। जिस तरह घोड़ा आहिस्ता कदम उठा रहा था, इसी तरह उस्ताद के जहन में नए कानून के मुतालिक नए क़ियासात दाखिल हो रहे थे। वो नए कानून की मौजूदगी में म्यूनिसिपल कमेटी से तांगों के नंबर मिलने के तरीके पर गौर कर रहा था और वो इस काबिल गौर बात को आईने जदीद की रोशनी में देखने की सही कर रहा था। वो इस सोच विचार में गर्क था। उसे यूं मालूम हुआ जैसे किसी सवारी ने उसे बुलाया। पीछे पलटकर देखने से उसे सड़क के उस तरफ दूर बिजली के खंभे के पास एक गोरा खड़ा नजर आया जो उसे हाथ से बुला रहा था। जैसा कि बयान किया जा चुका कि उस्ताद मंगू को गोरों से बेहद नफरत थी। जब उसने अपने ताजा गाहक को गोरे की शक्ल में देखा तो उसके दिल में नफरत के जज्बात बेदार हो गए। पहले उसके जी में आए कि बिल्कुल तवज्जो ना दे और उसको छोड़कर चला जाए, मगर बाद में उसको ख्याल आया कि उनके पैसे छोड़ना भी बेवकूफ़ी है। कलगी पर जो मुफ्त में 14.5 आने की खर्च दिए उनकी जेब से वसूल करने चाहिए। चलो चलते हैं। खाली सड़क पर बड़ी सफाई से तांगा मोड़कर उसने घोड़े को चाबुक दिखाया और आंखें झपकने में बिजली के खंभे के पास था। घोड़े की बागा खींचकर उसने तांगा ठहराया और पिछली नशिश पर बैठे बैठे घोड़े से पूछा, साहब बहादुर कहाँ जाना मांगता है? इस सवाल में बलाग का तंजिया अंदाज से साहब बहादुर कहते वक्त उसका ऊपर का मोछों भरा होंठ नीचे की तरफ खिंच गया और पास ही गाल के इस तरफ जो मध्यम से लकीर नाक के नथने से ठोड़ी के बालाई हिस्से तक चली आ रही थी एक लर्जिश के साथ गहरी हो गई।
गोया किसी ने नोकीले चाकू से शीशम की सांवली लकड़ी में धारी डाल दी। उसका चेहरा हंस रहा था और अपने अंदर उसने उस गोरे को सीने की आग में जलाकर भस्म कर डाला। जब गोरे ने जो बिजली के खंभे की ओट में हवा का रुख बचाकर सिगरेट सुलगा रहा था, मुड़कर तांगे के पायदान की तरफ कदम बढ़ाया तो अचानक उस्ताद मंगू और उसकी निगाहें चार हुई और ऐसा मालूम हुआ कि एक वक्त आमने सामने की बंदूकों से गोलियां खारिज हुई और आपस में टकरा कर एक आतशी बगोला बनकर ऊपर को उड़ गई। उस्ताद मंगू जो अपने दाएं हाथ से बाट के बल खोलकर तांगे पर से नीचे उतरने वाला था, अपने सामने खड़े गोरे को यूं देख रहा था गोया उसके वजूद के जर्रे जर्रे को अपनी निगाहों से चबा रहा है। और गोरा कुछ इस तरह अपनी नीली पतलून पर से गैर मरी चीजें झाड़ रहा है गोया उस्ताद मंगू के इस जुमले से अपने वजूद के कुछ हिस्से को महफूज रखने की कोशिश कर रहा है। गोरे ने सिगरेट का धुआं निगलते हुए कहा, जाना मांगता है या फिर गड़बड़ करेगा? वही है। ये अल्फाज उस्ताद मंगू के जहन में पैदा हुए और उसकी चौड़ी छाती के अंदर नाचने लगा। वही है। उसने ये अल्फाज अपने मुंह के अंदर ही अंदर दोहराए और साथ ही उसे पूरा यकीन हो गया कि वो गोरा जो उसके सामने खड़ा था वही है जिससे पिछले बरस उसकी झड़प हुई थी और वो खामखा के झगड़े में जिसका बायस गोरे के दिमाग में चढ़ी हुई शराब थी। उसे तौन व करहन बहुत सी बातें सहना पड़ी थी। उस्ताद मंगू ने गोरे का दिमाग दुरुस्त कर दिया होता, बल्कि उसके पुर्जे उड़ा दी होते, मगर वो किसी खास मसलहत की बिना पर खामोश हो गया। तो उसको मालूम था इस किस्म के झगड़ों में अदालत का नजला आमतौर पर कोचवानों ही पर गिरता है। उस्ताद मंगू ने पिछले बरस की लड़ाई और 1 अप्रैल के नए कानून पर गौर करते हुए गोरे से कहा, कहाँ जाना मांगता है? उस्ताद मंगू के लहजे में चाबुक ऐसी तेज थी। गोरे ने जवाब दिया, हीरा मंडी किराया 5 रुपए होगा। उस्ताद मंगू की मूछें थरथराई। ये सुनकर गोरा हैरान हो गया, चिल्लाया, 5 रुपए? क्या तुम 5 रुपए? ये कहते हुए उस्ताद मंगू का दाहिना बालों भरा हाथ भंज कर एक वजनी घूंसे की शक्ल तैयार गया। क्यों जाते हो या बेकार बातें बनाओगे? उस्ताद मंगू का लहजा ज्यादा सख्त हो गया। गोरा पिछले बरस के वाक़े को पेश नजर रखकर उस्ताद मंगू के सीने की चौड़ाई को नजरअंदाज कर चुका था। वो ख्याल कर रहा था कि उसकी खोपड़ी फिर खुजला रही। इस हौसला अफजा ख्याल के जेर असर वो तांगे की तरफ अकड़ कर बढ़ा और अपनी छड़ी से उस्ताद मंगू को तांगे पर से नीचे उतरने का इशारा किया। बेद की ये पॉलिश की हुई पतली छड़ी उस्ताद मंगू की मोटी रान के साथ 2-3 मरतबा छुई। उसने खड़े खड़े ऊपर से पस्त कद गोरे को देखा, गोया अपने निगाहों के वजन से उसे पीस डालना चाहता है। फिर उसका घूंसा कमान में से तीर की तरह ऊपर कोटा और चश्मजन में गोरे की ठुड्डी के नीचे जम गया। धक्का देकर उसने गोरे को परे हटाया और नीचे गिराकर उसे धड़ाधड़ पीटना शुरू कर दिया। शशदर और मुतहय्यर गोरे ने इधर उधर सिमट कर तो उस्ताद मंगू के वजनी घूंसे से बचने की कोशिश की और जब देखा कि उसके मुखालिफ पर दीवानगी सी हालत आ रही और उसकी आंखों में शरारे बरस रही तो उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। इस चीखो पुकार ने उस्ताद मंगू की बाहों का काम और भी तेज कर दिया, जो गोरे को जी भर के पीट रहा था और साथ साथ ही कहता जा रहा था, 1 अप्रैल को भी वही अकड़फू, 1 अप्रैल को भी वही अकड़फू, अब हमारा राज है बच्चा। लोग जमा हो गए और पुलिस के 2 सिपाहियों ने बड़ी मुश्किल से गोरे को उस्ताद मंगू की गिरफ्त से छुड़ाया। उस्ताद मंगू 2 सिपाहियों के दरमियान खड़ा था। उसकी चौड़ी छाती फूली हुई सांस की वजह से ऊपर नीचे हो रही थी। मुंह से झाग बह रहा था और अपनी मुस्कुराती हुई आंखों से हैरत ज़दा मजमे की तरफ देखकर वो हाफती हुई आवाज में कह रहा था, वो दिन गुजर गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे, अब नया कानून है मियां, नया कानून। और बेचारा गोरा अपने बिगड़े हुए चेहरे के साथ बेवकूफों की मानंद कभी उस्ताद मंगू की तरफ देखता और कभी हुजूम की तरफ। उस्ताद मंगू को पुलिस की सिपाही थाने में ले गए। रास्ते में और थाने के अंदर कमरे में नया कानून चिल्लाता रहा, मगर किसी ने एक ना सुनी। नया कानून क्या बक रहे हो? कानून वही पुराना है और इसको हवालात में बंद कर दिया। ये अफसाना अब आपका मुकम्मल हो गया है, जो कि साद हसन मंटू का है। अब इसके जो मुश्किल अल्फाज हैं उन पर जरा हम गौर कर लेते हैं। देखिए, एक वर्ड यहाँ पे आया है मुदब्बिराना। तो मुदब्बिराना का मतलब है समझदारी से भरा हुआ। मतानत की मीनिंग क्या है? संजीदगी, बुर्दबारी। हल्का यानी घेरा, सर्कल, दायरा। तबादले ख्याल, बाहम गुफ्तगू, आपस में अपने ख्यालात का इजहार करना। तनफ्फुर का मतलब होता है नफरत करना। मुकद्दर का मतलब बेकैफ, बेमजा यानी गंदा एक तरह से। मलऊन असल लफ्ज है मलऊन यानी जिस पर लानत भेजी जाए। हतक का मतलब होता है बेइज्जती। जदीद आइन की मीनिंग होती है नया कानून, नया दस्तूर। दीवानी मुकदमा, जमीन या जायदाद का मुकदमा। पेश खिमा, किसी काम के शुरू होने से पहले होने वाली बात या वाकया। टूडी बच्चा, अंग्रेजी हुकूमत का खुशामदी। दरख्शां यानी चमकता हुआ। ताबा यानी रोशन, चमकदार। रऊनत यानी तकब्बुर, गुरूर।
खुश पोश, खुश लिबास, अच्छे कपड़े पहनने वाला, मुतजस्सिस, जुस्तजू करने वाला, तलाश करने वाला, खीरा कुन, जिससे आंखें चकाचौंध हो जाएं, गैर मरी, जिसे देखा ना जा सके यानी इनविजिबल। आगे बढ़िए, तौअन व करहन, मजबूरन या फिर नाचार। चश्मे ज़दन में पलक झपकते ही, शशदर यानी हैरत ज़दा, हैरान। गौर करने की बात में अगर आप देखें तो अफसाना नया कानून का मरकजी किरदार कौन है, तो वो है मंगू कोशवान। मंगू कोशवान के जरिए मंटो ने एक सीधे साधे अनपढ़ तांगे वाले की समझ को खूबी के साथ पेश किया। यह अफसाना उस दौर में लिखा गया जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। अंग्रेजों की हुकूमत मंगू कोशवान को बहुत खलती थी। वो अंग्रेजों से नफरत करता था, अपने मुल्क को आजाद देखना चाहता था। इस अफसाने से मालूम होता कि आज़ादी से पहले हिंदुस्तानी अवाम में अंग्रेजों के खिलाफ गम गुस्सा था। अंग्रेजों ने न सिर्फ हुकूमत की बल्कि हिंदुस्तानी अवाम पर बहुत जुल्म भी ढाए और उन्हें बेइज्जत भी किया। तो आज के सेशन में हमने भी सआदत हसन मंटो की बायोग्राफी, उनके सवाने हयात के बारे में मुख्तसरन बात की है और साथ ही साथ में उनके एक अहम अफसाना नया कानून को भी मुकम्मल रीड किया है। उम्मीद है कि ये सेशन, ये क्लास आपके उर्दू के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूर हेल्पफुल साबित होगी। तो सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।